हे व्यूअर्स, दिस इज़ मी हर्षिका। तो आज की वीडियो में आपको आपके पेपर नंबर 5 का यूनिट नंबर 3 कवर करवाने वाली हूँ। इसके पहले के सारे पेपर्स और सारी यूनिट मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 से, जिसमें मैं आपको हर एक सब टॉपिक वाइज 3.1, 3.2 और एक हर टॉपिक नहीं करवाऊँगी। हम एक क्विक सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ इंटरनल्स हैं। तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते चलूँगी, बट हाँ, जितना मैं करवाऊँगी उससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगी इस वीडियो में यूनिट नंबर 3 की। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग से, कि हमारी एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग क्या होता है, और हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को माइंड में रखते हुए। तो द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग रेफर्स टू द सीरीज ऑफ बेसिक एंड रूटीन एक्टिविटीज़। जो एडियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी बेसिक और रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, यानी रोज़ के हमारे दिनचर्या में ऐसा क्या हुआ। तो देर आर मैनी वेरिएशंस ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ एडियल, बट मस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एग्री ऑफ द 5 बेसिक कैटेगरीज। हाँ, एडियल की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, मगर इनकी 5 बेसिक कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, जो होती है पहला पर्सनल हाइजीन। हमारे सबसे पहले एडियल में आता है पर्सनल हाइजीन, कि बच्चा बाथिंग, ग्रूमिंग, ओरल केयर, टॉयलेटिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ खुद से परफॉर्म कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग, खुद से कपड़े पहन पा रहा है, शर्ट के बटन लगा पा रहा है, चैन लगा पा रहा है। इसके बाद आता है ईटिंग, कि खुद से खाना खा पा रहा है। इसके बाद आता है एबिलिटी टू यूज़ रेस्ट रूम, जो मैंने आपको ऊपर बताया पर्सनल हाइजीन में ही, कि वो रेस्ट रूम, वॉशरूम अच्छे से यूज़ कर पा रहा है खुद से विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन। ट्रांसफरिंग वन सेल्फ फ्रॉम सीटेड टू स्टैंडिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द बेड, कि कोई पर्सन बैठ के खड़ा हो पा रहा है, मतलब कह लो कि बेसिक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी जैसे टास्क। तो ये 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, 5 कैटेगरीज में हमारी बेसिक एडियल एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया गया है। अब ये पांचों चीज़ें अगर कोई इंडिविजुअल खुद से कर पाता है किसी और की हेल्प के बिना, तो उसको कहा जाता है कि वो अपनी एडियल परफॉर्म करने में इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट मैंने बताया ना कि हम सारी चीज़ें सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को दिमाग में लेते हुए चलेंगे। तो चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी हु आर अफेक्टेड इन एनी ऑफ दीज एरियाज, जो सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा है, अगर वो ऊपर दिए गए 5 एरियाज़ में से, ये जो 5 एरियाज आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो अगर सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा इन 5 में से किसी भी एरिया को करने में नाकामयाब है, खुद से नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एडियल खुद से नहीं परफॉर्म कर सकता है। अफेक्टेड इन एनी ऑफ दीज एरियाज में हैव डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग सम ऑफ द एडियल, दैट इज इम्पेयर्ड हैंड फंक्शन, यानी उसके हाथ में कोई दिक्कत है, या फिर विच अफेक्ट्स 50% ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद सेरिब्रल पाल्सी। इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑन द अपर लिम्ब एक्टिविटीज़, मोस्टली ये चाइल्ड के परफॉर्मेंस को तब अफेक्ट करते हैं जब बच्चे के अपर लिम्ब में प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है। अब हमने एडियल के बारे में पढ़ लिया कि एडियल क्या होता है और इसमें कौन कौन से 5 कैटेगरीज हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एडियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट जो बाकी के सब यूनिट्स हैं उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं वो समझने की ज़रूरत है, तो मैंने वही टर्म्स यहाँ पे मेंशन की है। ये सारे नोट्स मैंने अपने हाथों से टाइप किए हैं, तो मैंने वही मेन चीज़ें इसमें लिखी हैं जो पेपर में आ सकती हैं। इस चीज़ को दिमाग में इस चीज़ को ध्यान रख के चलना। तो पहली टर्म जो है हमें देखनी है वो है प्री लिटरेसी स्किल्स। अब प्री लिटरेसी स्किल्स क्या होता है, कि हम बच्चे को किस तरह से कुछ चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका पर्टिकुलरली लिटरेसी वाला टाइम पीरियड स्टार्ट होने से पहले। जैसे कि प्रोवाइड एक्सपोजर टू बुक पिक्चर्स एंड रीडिंग मटेरियल्स, यानी हम बच्चे को कुछ बुक पिक्चर्स दिखाते हैं, बताते हैं ना कि ये डॉग है, देखो ये कैट है, ये काइट है, ये बॉल है, ये बैट है, इस तरह से। इनकरेज लिसनिंग टू स्टोरीज, राइम्स एंड सॉन्ग्स, हम बच्चों को इनकरेज करते हैं ताकि उसकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़े। अगर वो स्कूल में जाएगा तो ऑफकोर्स उसको लिसनिंग एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हम उसको राइम, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें
सुनाते हैं। नेक्स्ट, यूज़ पिक्चर कार्ड्स और फ्लैश कार्ड्स टू डेवलप वोकेबलरी। हम घर पे ही, स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने से पहले ही घर पे उसको कुछ फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स की मदद से उसकी वोकेबलरी इम्प्रूव करने की ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस लेटर रिकॉग्निशन एंड लेटर साउंड एसोसिएशन। हम बच्चे के एडमिशन कराने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा ABC सिखा देते हैं कि उसे पता हो कि इस तरह से लिखा हुआ A होता है, इस तरह से लिखा हुआ B होता है और इनकी साउंड A होती है, C होती है। ये सारी चीज़ हम कुछ कुछ बच्चे को सिखाने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपोजर टेक्टाइल मटेरियल्स एंड मल्टी सेंसिटिव अप्रोचेस फॉर लेटर फॉर्मेशन। यानी कि हम बच्चे को टेक्टाइल मटेरियल्स का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सके अपने मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज़ करते हुए। ये चीज़ आपको पता होगी कि बच्चा जब छोटा होता है तब हम उसके हाथ में कॉपी पेन नहीं दे देते, हम उसके लिए टॉयज़ लाते हैं, अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स के, वो क्यूब से आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, वो सब उससे प्रोवाइड करते हैं, स्टिकर्स देते हैं, स्टिक्स देते हैं, जिससे बच्चा प्ले एंड लर्न वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, ऐसा कह लो। तो प्री लिटरेसी स्किल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल स्किल्स, जिसमें पहला आता है इंट्रोड्यूसिंग बेसिक काउंटिंग स्किल्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। न्यूमेरिकल स्किल्स होता है जहाँ पे हम बच्चे की मैथमेटिक्स वाले, अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे वर्क करते हैं। तो पहला, हम बच्चे को काउंटिंग स्किल से इंट्रोड्यूस कराते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हुए। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि बच्चे को स्टार्टिंग में कॉपी पेन नहीं दे देते, उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हुए बताते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। किस तरह से, हमने बच्चे का एक टॉय ले लिया या फिर उसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 1 मम्मा को दे दो, 1 पापा को दे दो, तो आपके पास भी तो 2 रहेंगे। या फिर चॉकलेट है, टॉफ़ी है, तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके बच्चे को बेसिक काउंटिंग कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट, ईच नंबर रिकॉग्निशन एंड काउंटिंग सीक्वेंस की एक एक बच्चे को पता हो कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, इसकी सीक्वेंस क्या होती है। तो यही सारा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बच्चे को सारी काउंटिंग सिखाते हैं, बट हाँ, बच्चे का बेसिक हम घर पे जितना हो सके उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं उसके अर्ली डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, वर्क ऑन 1-on-1 कॉरस्पॉन्डेंस मैचिंग ऑब्जेक्ट्स टू नंबर्स। हम बच्चे का 1-on-1 कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स पे भी वर्क करते हैं, लाइक मैचिंग, कि हम बच्चे को मैचिंग सिखाते हैं, सेम सेम चीज़ें मैच कराते हैं। नेक्स्ट, यूज़ हैंड ऑन मटीरियल लाइक ब्लॉक्स एंड नंबर पजल्स। वही कि बच्चे को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो ब्लॉक्स यूज़ करे, पजल्स यूज़ करे। पजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन्हेंस करता है, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल इन्हेंस करता है, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव करता है। बच्चे को पता होता है, लाइक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी आ जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि बच्चा डिसीजन लेता है कि मेरे को ये वाला पीस उठाना है पजल का, या दूसरा पीस उठाना है। तो कुछ ये टेक्निक्स होती है, या फिर कह लो कि कुछ ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमें बच्चे के साथ सही टाइम पे प्ले एंड लर्न टेक्निक का यूज़ करके हम उसकी डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा किक स्टार्ट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट डेली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग नंबर्स लाइक काउंटिंग मनी। हमें बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ में इन एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जैसे कि काउंटिंग मनी। अब हम बच्चे को मनी देते हैं, शुरू में उसे पैसा देते हैं कि जाओ तुम्हें जो लेके आने ले आओ, तो बच्चे को पता होता है कि मेरे को 10 रुपीज़ मिले हैं, 5 रुपीज़ मेरे को रिटर्न लेने हैं, या फिर मेरे को 2 टॉफ़ीज़ मिली हैं, 2 पैकेट्स मिले हैं, 3 चॉकलेट्स मिली हैं। तो ये सारी हमें बच्चे की डेली रूटीन में चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे उसको लिंक लगे कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ सीखी थी और ये चीज़ मेरी रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, अब हमारे न्यूमेरिकल स्किल्स के बाद आता है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में हम क्या देखते हैं कि एडेप्ट द करिकुलम टिश्यू इंडिविजुअल नीड्स फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। हमें एक ऐसा करिकुलम डेवलप करने के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया हो। यूटिलाइज असिस्टिव टेक्नोलॉजी लाइक एडेप्टिव कीवर्ड्स एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। हमें जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं उतनी टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के टाइम में करना चाहिए, ताकि बच्चा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सके। जैसे कि अगर हमें एप्पल के बारे में बताना है तो हो सकता है कि हर जगह हम एप्पल अवेलेबल ना करा सके, तो वहीं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको एप्पल का वीडियो, एप्पल के अंदर का, बाहर का हर चीज़ उसको दिखा सकते हैं। एडेप्टिव कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं टेक्नोलॉजी के अंडर जो हम यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट विजुअल एड्स लाइक चार्ट, डायग्राम और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। जैसे मैंने आपको अभी एप्पल वाला एग्जांपल दिया कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल एड्स का यूज़ किया जा सके, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू पढ़ाया जाता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अब आप अपने आप को देख लो कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ये बोलते हुए का क्लिप भी तो डाल सकती हूँ, बट नहीं, आपको साइड में नोट्स दिख रहे हैं। क्यों? ताकि आप अपना मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ कर सको। विजन यूज़ करो नोट्स को देखने के लिए, और अपना हियरिंग यूज़ करो ये ऑडियो, ये लेक्चर सुनने के लिए। तो ऐसे ही वो बच्चा तो बहुत छोटा है, तो हमें उसको चार्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए, अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो अपना मल्टी सेंसरी यूज़ करके, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करके चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। हमें टास्क को छोटे छोटे टाइम पीरियड में ब्रेक डाउन करना चाहिए और उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी देने चाहिए। जैसे कि अब आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, बट छोटा बच्चा नहीं पढ़ सकता ना इतनी देर तक, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने उसे एक स्टेप सिखा दिया, फिर उसे थोड़ा ब्रेक दो, फिर दूसरा स्टेप सिखा दिया, फिर उसे थोड़ा ब्रेक दो, जिससे उसकी एनर्जी भी बनी रहे एंड इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट, इंकरेज पीयर सपोर्ट एंड कोलैबोरेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। हमें हमेशा बच्चे को पीयर सपोर्ट यानी कि ग्रुप लर्निंग, टीम वर्क सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे की काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट होती है। बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इनहेंस होती है, उसका इंटरेक्शन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ वाले बच्चों के साथ बातें करता है, उनके साथ पढ़ता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ कंपटीशन वाली फीलिंग भी उसके अंदर डेवलप होती है। तो हमें हमेशा पीयर सपोर्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि टीम वर्क वाली, ग्रुप लर्निंग वाली बात हमेशा हमें सपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल एकेडमिक्स। इसमें क्या होता है कि टीचिंग स्किल्स रिलेटेड टू डेली लिविंग। हमें ऐसी स्किल्स सिखाते हैं बच्चे को जिसमें डेली लिविंग स्किल्स होती हैं। अब हमने ऊपर एकेडमिक्स की बात कर ली, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। फंक्शनल एकेडमिक्स होते हैं जिसमें हम पढ़ाई लिखाई से अलग बाकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, सच एज पर्सनल हाइजीन। अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात कर ले, वही बाथिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग। नेक्स्ट, कुकिंग कि बच्चे किस तरह से, कुकिंग में आप इंक्लूड कर लो बेसिकली पहले ईटिंग, बच्चे ढंग से खा रहे, गिराए ना, फैलाए ना, इन सब चीज़ों की बात। और बाकी कुकिंग में हम सैंडविच मेकिंग कह सकते हैं। ये सब बेसिक टास्क हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चा अपने डेली रूटीन में परफॉर्म करे। नेक्स्ट, मनी मैनेजमेंट कि हाँ, बच्चे को मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए डेली लाइफ में। वही कि कोई वो चीज़ लेने जा रहा है तो उसे कितना मनी रिटर्न मिलेगा, इस तरह से। नेक्स्ट, प्रैक्टिस फंक्शनल रीडिंग एंड राइटिंग सच एज रीडिंग साइंस एंड राइटिंग शॉपिंग लिस्ट। रीडिंग एंड राइटिंग भी हम इन्हेंस कर सकते हैं। किस तरह से? अगर बच्चे को हमने शॉपिंग लिस्ट दे दी कि जाके बिस्किट और टॉफ़ी, चॉकलेट ये सब लिया, बच्चे को शॉपिंग लिस्ट दे दी, वो जा रहा है, अब वो वहाँ पे रीड करके बताएगा ना कि हाँ ये रीड है, या फिर उसकी मम्मा कह रही है मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप शॉपिंग लिस्ट बनाओ, हम शाम को मार्केट जाएंगे। ऐसा तो होता है आज के टाइम, हमारे साथ भी होता है कि मम्मा कहती है डिक्टेट कर रही हूँ, शॉपिंग लिस्ट बनाओ। तो वही बच्चे को जब छोटे से ही ये चीज़ें होंगी तो उसको ऐसे फील होगा, अच्छा फील होगा, सुपीरियर फील होगा कि हाँ मेरे को बोला जा रहा है और मेरे को ये चीज़ रेडी करनी है, या फिर मेरे को बोला गया है मेरे को मार्केट से सारी चीज़ें लेके आनी है। तो यही सब में बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को भी सपोर्ट किया जा सकता है। इंट्रोड्यूस टाइम टेलिंग स्किल्स यूजिंग क्लॉक्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। हमें बच्चे को टाइम टेलिंग स्किल्स भी इन्हेंस करनी चाहिए, यानी कि बच्चे को टाइम का पता हो, उसे क्लॉक में टाइम देखना आता हो, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करना आता हो। यही सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आजकल के बच्चे तो वैसे भी जल्दी सीख लेते हैं। बट हाँ, जो बच्चे स्पेशल एबल्ड हैं, जो बच्चे नॉर्मल बच्चों से अलग हैं, उस टाइम पे हमें ये वाली चीज़ें जो नॉर्मल बच्चा ऐसे सीख लेता है अपने डे टू डे लाइफ में, उसे बिना सिखाए ये सारी चीज़ें हमें उसे सिखानी चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि इन सारे सेक्टर्स पे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए एक स्पेशली एबल्ड बच्चे के लिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हमें फोकस करना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर हो, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसके अंदर हो। जैसे कि हमने पजल की बात की थी, इसी तरह से अगर उससे दिख रहा है कि मेरे और मेरे बहन भाई की लड़ाई हो रही है, तो हम उसका किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको अपने घर की एक कहानी बताऊँ, तो मेरे छोटे बहन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़ते थे अपने फुटवेयर्स को लेके। जबकि एक लड़का एक लड़की है, फिर भी उन्हें अपना भी पसंद आता था मगर सामने वाले का भी पसंद आता था। लाइक मेरे भाई को अपनी फुटवेयर भी पसंद आ रही, बट मेरी बहन की भी आ रही है।
एंड सेम मेरी बहन का सीन होता था। तो बिना किसी बड़े की हेल्प के, बिना किसी बड़े के कोई भी उनकी लड़ाई सॉल्व नहीं करवाता था। उन्होंने खुद ने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो एक पैर में अपनी चप्पल पहनेंगे और दूसरे पैर में दूसरे की पहनेंगे। तो वो दोनों हमेशा अलग अलग चप्पल पहन के घूमते थे ताकि अपनी भी पहन सके और सामने वाले की पहन सके। तो ये वाला उन्होंने खुद ने सॉल्यूशन निकाला था बिना किसी बड़े की हेल्प के। तो ये क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग था। क्या था ये, पीयर ग्रुपिंग था कि हाँ, आमने सामने इंटरेक्ट करके कम्युनिकेट करके उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। फ़नी था बट हाँ, बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल बना ये इस वाले टॉपिक के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं सेल्फ एडवोकेसी की तरफ। अब सेल्फ एडवोकेसी क्या होता है कि हम खुद के लिए किस तरह से स्टैंड ले रहे हैं। हमें अगर किसी गलत चीज़ के लिए डांट पड़ती है तो हम स्टैंड लेते थे ना कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सामने वाले ने भी किया, उससे भी डांटो। सेल्फ एडवोकेसी का मतलब ही यही होता है कि हम अपने राइट्स के बारे में, हम अपने जो भी चीज़ हमारी है या फिर कह लो हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए सही बात के लिए लड़ रहे हैं। अब हम डेफिनेशन देखें तो इट मीन्स बीइंग एबल टू स्पीक फॉर योर सेल्फ अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू। मतलब कि खुद के लिए बोलो उन चीज़ों के लिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट डजेंट मीन एग्रेसिवली मेकिंग डिमांड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्से में अपने आप की ऐसे डिमांड पूरी करा कि नहीं मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए। ये सेल्फ एडवोकेसी में नहीं आएगा। सही बात के लिए स्टैंड लेना सेल्फ एडवोकेसी के अंदर आता है। इट मीन्स नोइंग योर राइट्स। आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। वोकलाइजिंग योर नीड्स, अपनी नीड्स के लिए बोलो। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसेबिलिटी। ये इन्वॉल्व करता है इसमें कि आप अपनी डिसेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। नॉट एक्सपेक्टिंग अदर्स, किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आके आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या फिर डिसीजन लेगा आपके लिए। ऐसी उम्मीद मत रखो। जो भी डिसेबिलिटी है उस बच्चे की, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने राइट्स के लिए खुद बोले, अपनी ज़रूरतों के लिए खुद बोले, हमेशा किसी और की तरफ ना देखे खुद की ज़रूरतें एक्सप्रेस करने के लिए या फिर खुद के डिसीज़न लेने के लिए। अब सेल्फ एडवोकेसी के कुछ स्टेप होते हैं जो आपको ये रेड बॉक्स में दिख रहे होंगे। स्टेप 1, नो योर स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ मेरा ये राइट है, ये राइट है। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस। साथ ही साथ आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। सामने वाला बंदा आके आपको कुछ टोक ना सके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम योर वीकनेसेस। इस तरह की स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करो जो आपकी वीकनेसेस को ओवरकम करे, आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखे। इफेक्टिवली कम्युनिकेट दोज नीड्स टू अदर्स। उसके बाद जो भी आपकी नीड्स है वो आप दूसरों से कम्युनिकेट करो कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। फिर भी अगर सामने वाला नहीं सुन रहा देन आप अपने राइट्स का यूज़ करो। जो भी आपको राइट्स आपको मिलते हैं उनका यूज़ करके आप खुद का स्टैंड लो। तो ये सब सेल्फ एडवोकेसी के अंडर में आता है। अब हमने राइट्स की बात कर ली कि जो भी आपके राइट्स हैं उसके लिए स्टैंड लो। तो राइट्स के लिए हम बात करते हैं सिविल राइट्स की, कि सिविल राइट्स क्या होते हैं। सर्टेन राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम दैट प्रोटेक्ट देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ह्यूमन के कुछ राइट्स जो उसको एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जो भी रूल्स हैं, राइट्स हैं, सबके लिए इक्वल हैं, तो सबके लिए वो इक्वल ही रहेंगे। ऐसा नहीं कोई गरीब है तो उसके लिए कम फॉलो किए जाएंगे, कोई अमीर है उसके लिए ज़्यादा किए जाएंगे, नहीं। राइट्स बनाए ही इसलिए जाते हैं कि गरीब अमीर सब एक ही लेवल पे रहें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब हम डिसेबिलिटी सेक्टर में बात कर लेते हैं। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ राइट्स कौन कौन कहाँ से हमें पता लग सकते हैं। पहला, RPWD एक्ट 2016 के अंदर काफ़ी सारे राइट्स हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो हर डिसेबल्ड पर्सन को पता होने चाहिए अपने राइट्स क्लेम करने के लिए। रिहेबिलिटेशन एक्ट है, इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट 1975 है। इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं जो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल शो कर दिए, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिधर एक डिसेबल्ड पर्सन के राइट्स मेंशन किए गए हों। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, लीजर एंड रिक्रिएशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि लीजर क्या होता है और रिक्रिएशन क्या होता है। तो ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। लीजर रेफर्स टू द फ्री टाइम दैट पीपल कैन स्पेंड अवे फ्रॉम देयर एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लीजर उस टाइम को, उस फ्री टाइम को कहा जाता है जो पर्सन स्पेंड करते हैं अपने डे टू डे
टास्क से अलग, जैसे कि हमारा काम है स्कूल जाना या फिर कॉलेज जाना या फिर जो भी, उसके बाद हमारा जो भी स्पेयर टाइम बचता है उसको लीजर कहा जाता है। जैसे कि वर्क एंड डोमेस्टिक टास्क टू रेस्ट, रिलैक्स एंड एन्जॉय लाइफ, जो हम यूज़ करते हैं रेस्ट, रिलैक्स और लाइफ को एन्जॉय करने के लिए। इट इज़ ड्यूरिंग लेजर टाइम दैट पीपल पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशन एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। लीजर टाइम वो होता है जो हमारा फ्री टाइम होता है, यानी कि जो हमने ज़रूरी काम कर लिया, कॉलेज जाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, हमने ये काम कर लिया, उसके बाद जो हमारे पास फ्री टाइम बचा, इस टाइम को लीजर टाइम कहा जाता है। अब इस लीजर टाइम में हम क्या काम कर रहे हैं उसको रिक्रिएशन कहा जाता है। जैसे कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं कॉलेज जाके आ गई, खाना वाना खा लिया, अब मेरे पास ये फ्री टाइम है, तो इस फ्री टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, ये वीडियोस बना रही हूँ, ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगी, फिर इन्हें अपलोड करूँगी, इन्हें एडिट करूँगी। तो ये सब क्या है, रिक्रिएशन है ये, कि मैंने अपने लीजर टाइम को किस तरह से यूज़ किया। तो ये लीजर होता है कि हमारे पास क्या फ्री टाइम है, और रिक्रिएशन होता है कि हम उस फ्री टाइम में कौन सा टास्क कर रहे हैं। रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़, उन सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जो एक पर्सन चूज़ करता है अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए, माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, और अपने लीजर टाइम को मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल बनाने के लिए। यानी अपने इस खाली टाइम को और ज़्यादा इन्जॉयबल, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई पर्सन कौन सा टास्क कर रहा है, तो वो टास्क रिक्रिएशन होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, मेडिटेशन, रीडिंग, प्लेइंग गेम्स, डांसिंग एंड सो ऑन। जैसे कि जो भी हम फ्री टाइम में करते हैं वो सब रिक्रिएशन में आता है। तो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है यूनिट 3। मैंने यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सेल्फ एडवोकेसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेल्फ एडवोकेसी में से, लीजर एंड रिक्रिएशन में से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड एडीएल में से भी आपका 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। तो पेपर 5 की यूनिट नंबर 3 में यही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको जाननी थी। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी पेपर नंबर 5 के यूनिट नंबर 4 की। टिल देन बाय बाय।